हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अब प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं और अब यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में 43 दिन और शेष रह गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि परीक्षाओं के अंतिम दिनों में सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाना होता है। तो आप प्रैक्टिस सेट चाहे कहीं से लगाएं, हमारे चैनल से या कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगाएं, लेकिन प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं और कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट आप पर डे लगाएं, तब जाके एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे देंगे, आप वहां से जाकर और मेरी जितनी भी वीडियो है हमारे चैनल पर उन सब की PDF या और भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, उन सभी को आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन है, टैगा, बी टुंड्रा, सी चपरल और डी सवाना। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाना घास के मैदान है, ठीक है, ये तो अफ्रीकी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है वहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों की जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी अधिक होती है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, ठीक है, टुंड्रा। ये जो टुंड्रा घास के मैदान है ये खास तौर से जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे हमारा रसिया हो गया और ब्रिटेन के कुछ क्षेत्रों में, या उत्तरी ध्रुव के आसपास ये टुंड्रा जो बायोम है, ये टुंड्रा बायोम है। और यहाँ पे पेड़ों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, बहुत कम पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो टुंड्रा क्षेत्र है ये उत्तरी ध्रुव के समीप, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रसिया और उधर के आसपास के क्षेत्रों में ये जो टुंड्रा क्षेत्र है पाया जाता है। आप सीधा सीधा मान लीजिए कि जिधर शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, मतलब काफ़ी बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ पे टुंड्रा क्षेत्र पाया जाता है। तो ये उत्तरी ध्रुव के समीप पाए जाते हैं और इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण, यहाँ जलवायु अब जब ठंडा प्रदेश है और वहाँ टेम्परेचर बहुत ही डाउन है, तो वहाँ पे वनस्पतियों के लिए जीवन संभव नहीं होता है। तो इसलिए अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पे सीमित संख्या में ही वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 70%। तो ये जो राजस्थान, आपको पता होगा कि जो ये थार मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये हमारे इंडिया में है, ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो ये जो थार मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये पूछ रहा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल ने लिया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है 60%। जो राजस्थान का कुल 60%, जो टोटल राजस्थान का जो एरिया है उसका 60%, 60% ये जो थार मरुस्थल है इससे घिरा हुआ। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये राजस्थान का जो 60% हिस्सा है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है, मतलब जो 10 सबसे बड़े मरुस्थल हैं, सबसे बड़े, उनमें थार पहले नंबर पे है, जो थार मरुस्थल है। तो यह मरुस्थलीय ये जो मरुस्थल है ये भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और यूपी ट्रिपल एससी में खास तौर से इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल से। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, ग्लेशियर से पिघलने वाले वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। ये कह रहा है कि ग्लेशियर से जब वाष्पीकरण होता है और हिमस्खलन होता है तो बर्फ जब कम होती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो हमारे जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए अपक्षरण, ऑप्शन बी गलिंग, ऑप्शन सी क्रीप और ऑप्शन डी प्लंकिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसको अपक्षरण कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
अपक्षरण, इसको अपक्षरण कहा जाता है। जो ग्लेशियर पिघलते हैं उसको अपक्षरण कहा जाता है। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। राजस्थान मत लगाइएगा, राजस्थान नहीं है, गुजरात है। आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हमारे भारत में जो सबसे बड़ी समुद्रीय सीमा जो राज्य है, समुद्रीय क्षेत्र जो है वो राज्य गुजरात का ही पड़ता है। तो अगर पूछता है कि सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है, तो वो आप ऑप्शन में गुजरात अगर होगा तो गुजरात पे टिक लगाएंगे। चलिए अब एक दो बातें और जान लेते हैं। ये जो भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है, लेकिन देश में अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में हमारा भारत तीसरे नंबर पर आता है। विश्व में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है हमारा भारत। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन गुजरात करता है। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। अब देखिए इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। तो पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान नमक उत्पादन के मामले में, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। भारत के 4 प्रमुख जो ये नमक उत्पादक राज्य हैं ये मैंने आपको बताया। उड़ीसा में भी गंजमपुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। तो शुरू के जो 4 हैं सबसे बड़े नमक उत्पादक जो राज्य हैं उसमें गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये नाम आप चारों याद रखिएगा क्योंकि अक्सर पैराग्राफ बना के इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी और ऑप्शन डी मालप्रभा नदी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध स्थित है। अब एक चीज़ आप और जान लीजिए, ये कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट जो पड़ता है ना, तो पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से, वो पश्चिमी घाट वाले हिस्से पे सबसे ऊपर महाबलेश्वर चोटी पड़ती है, तो वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और अलमट्टी बांध इसी पर स्थित है। अलमट्टी बांध की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध स्थित है। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है कर्नाटक। आपने शिव समुद्रम जलप्रपात का नाम सुना होगा। ये भारचुक्की जो जलप्रपात है तो ये कर्नाटक में स्थित है और बेंगलोर से 130 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो आपने शिव समुद्रम जलप्रपात का नाम सुना होगा, शिव समुद्रम। ये शिव समुद्रम जलप्रपात का ही हिस्सा है। जो भाचुक्की जलप्रपात है ये शिव समुद्रम जलप्रपात का ही हिस्सा है और ये कर्नाटक में स्थित है, बेंगलोर से 130 किलोमीटर की दूरी पे। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कर्नाटक में स्थित है। भारचुक्की प्रपात बेंगलोर में 130 किलोमीटर, बेंगलोर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वास्तव में यह शिव समुद्रम, सॉरी ये यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है उसी का ये हिस्सा है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UP SSC पेट के लिए और मैंने काफ़ी स्टडी करके ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएं उनमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया जाए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग
ओलिव रिडल कछुए अपने अंडे देने के लिए करते हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो ओलिव रिडल कछुए हैं, इनको भारतीय कछुआ भी कहा जाता है। ये जो भारतीय सीमा मतलब भारतीय तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, उधर ही ये ओलिव रिडल कछुए पाए जाते हैं और इन्हें भारतीय कछुआ भी कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन से नदी का प्रयोग करते हैं अपने अंडे देने के लिए। कछुए अधिकतर क्या करते हैं कि वो समुद्र से बाहर निकल कर आते हैं और वहाँ पे अपने अंडों को देते हैं और फिर वो समुद्र में चले जाते हैं, और जब अंडों से बच्चों के निकलने का टाइम होता है तब वो फिर वापस अंडे के पास आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए देवी नदी, ऑप्शन बी पेन्नार नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी और ऑप्शन डी भीमा नदी। हुगली नदी जैसा कि आपको पता होगा ये बंगाल में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए देवी नदी। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ओलिव रिडल कछुए होते हैं ये देवी नदी का प्रयोग करते हैं अपने अंडे देने के लिए। देवी नदी महानदी की ही एक प्रमुख शाखा है। महानदी जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में बहती है, ये देवी नदी महानदी का ही एक हिस्सा है। यह उड़ीसा के बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये महानदी का ही हिस्सा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? मक्का प्रमुख भोजन है। मक्का का उत्पादन हमारे भारत में भी किया जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि किस क्षेत्र में मक्का को भोजन के रूप में, प्रमुख भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है पश्चिम यूरोप, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मध्य अफ्रीका और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका, चूँकि ये जो मक्का होता है, मक्के में वसा और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये मध्य अफ्रीका क्षेत्रों में प्रमुख भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य अफ्रीका में मक्का प्रमुख भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मक्के की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें वसा भी पाया जाता है और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए जो ये मध्य अफ्रीकी क्षेत्र है वहाँ पर इसे प्रमुख रूप से भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें आवश्यक पोषक तत्व होने की वजह से इसमें ये ऊर्जा का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत ही गर्म क्षेत्र है, तो वहाँ पे लोगों की एनर्जी, जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारा शरीर एनर्जी लॉस करता है। पसीने के थ्रू जब हमारे स्वेटिंग होती है हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर उसके थ्रू एनर्जी बाहर करता है, जिसकी वजह से एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो इसलिए मध्य अफ्रीका क्षेत्रों में मक्के को प्रमुख भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ख़ास तौर से ऐसे नदियों का नाम लिया जाता है, शामिल किया जाता है जो नदियाँ मैक्सिमम आप उस नदियों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। चलिए, तो ये पूछ रहा है कि संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार और झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये जो संकोश नदी है ये सीमा बनाती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये कहाँ सम्मिलित होती है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर ये मिल जाती है। और आती कहाँ से है? भूटान से निकल कर आती है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये कह रहा है कि भारत में जो वनों की संख्या है, तो भारत में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा पृथ्वी के बीच में भूमध्य
जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, जिसको 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास के जो जितने भी देश हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत है, भारत भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो वन होंगे, वन भी तो उष्णकटिबंधीय ही होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में अधिकतर, मतलब इन्हीं की संख्या अधिकतर है। जैसे जो भारत में हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे कुछ टुंड्रा घासें भी पाई जाती हैं। और एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो पर्वत होता है, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, कई बार यूपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश के कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो ठंडे क्षेत्र, जो शीतोष्ण पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो वृक्ष पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शंकु आकार वाले पाए जाते हैं, शंकु। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारे भारत में अधिकतर हिस्से में पाए जाते हैं और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 मीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 70 से 200 मीटर वाले वर्षा में पाए जाते हैं। और 70 से नीचे जहाँ वर्षा होती है उसको मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। तो मरुस्थलीय वन भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। तो इनके लिए 70 से 200 मीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारे केरला में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में एक साइलेंट वैली है, आपने नाम सुना होगा। तो हमारे भारत में सर्वाधिक सागवान और चंदन की लकड़ियाँ, जो पेड़ होते हैं, वो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमारे भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है और उसमें भी चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि परीक्षा के अंतिम दिनों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो प्रैक्टिस सेट होता है। आप प्रैक्टिस सेट कहीं से भी लगाएं, लेकिन रोज़ कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।